राइट एज टू कंसीव? आजकल डील तो बच्चे बहुत समय पहले ही सब कुछ करने लगे हैं, लाइक मोबाइल हुआ। महिला से ज्यादा ये जो यंग लड़कियां हैं उन लोगों में ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा मानते हैं कि पीरियड्स में इरेगुलरिटीज। और मैम ये सिस्ट फॉर्मेशन क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे? जय श्री राम दोस्तों, मैं ज्योति आज आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे अपने श्री राम सेवक के पॉडकास्ट सेशन में, जिसे हैंडल करती है वन एंड ओनली हमारी अपनी कलरबंद कंपनी। तो दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ी है एक गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेहा। इस पॉडकास्ट सेशन के दौरान हम जानेंगे प्रेगनेंसी के बारे में और वुमेन हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन के बारे में और आजकल जितने भी पीरियड से प्रेगनेंसी से जुड़े मिथ्स हैं और आज के दौर में औरत क्या प्रॉब्लम ज़्यादा फेस कर रही है, मेजर प्रॉब्लम क्या देखने मिल रहा है, इस सब के बारे में जानेंगे इस पॉडकास्ट के दौरान। तो आइए स्वागत करते हैं और मिलते हैं डॉक्टर स्नेहा से। जय श्री राम मैम। जय श्री मैम कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैम, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि डॉक्टर का प्रोफेशन काफ़ी बिजी है, लाइफ टाइप है और आप अपना कीमती समय निकाल के मुझसे और हमारे ऑडियंस से जुड़े, इसके लिए मैं आपका सदा आभार रहूँगी। नहीं, थैंक यू, इट्स ओके, इट्स माय प्लेजर। मैम बहुत से एरिया में या बहुत सी जगह ये टॉपिक अब आम बात हो चुका है, मतलब नॉर्मल है, बट अभी भी कुछ जगह पे इस टॉपिक को मतलब बहुत खुल के नहीं बोला जाता है। मतलब अभी भी पीपल और समाज ये फील करता है कि ये थोड़ा शर्मनाक चीज़ है, इसे खुले नहीं बोलना चाहिए। तो बस मैं इस पॉडकास्ट के दौरान यही बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को हक है। प्रकृति ने हमें इतनी सुंदरता से बनाया है और हर किसी को हक है इसके बारे में जानने का। सो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहोगे? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैटर ये नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं। बीइंग अ वीमेन सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे पहला मैसेज है वीमेन के लिए कि वीमेन खुद अपने आप के लिए रिस्पेक्ट करना सीखे और दूसरों के लिए कि वीमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ थिंग। क्योंकि जरूरी नहीं है कि गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ डॉक्टर है या फिर वर्किंग वुमेन है, हाउसवाइफ भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारे लाइफ में। ऑब्वियसली। और सबसे बड़ी बात है कि जब हाउसवाइफ बनती हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने लाइफ के बारे में ना सोच के पहले दूसरों की लाइफ के बारे में सोचती हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक घर को चलाने वाली औरत ही सब कुछ होती है। तो औरत को हेल्दी, औरत को खुश और औरत को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि एक औरत स्वस्थ रहेगी, खुश रहेगी, तभी वो दूसरों को खुश रख पाएगी। ऑब्वियसली। तो पहला मैसेज मेरा ये जाता है कि किसी भी कंडीशन पे आपको फीमेल को रिस्पेक्ट देना है, उनको उनके काम के लिए सराहना देनी है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, एक मदर हो या एक फीमेल गर्ल हो या फिर एक न्यूली बॉर्न बेबी हो। और दूसरी बात है कि फीमेल को भी अपने आप की रिस्पेक्ट लेनी है, उनको अपना लाइफ, अपने जीवन के बारे में पहले भी सोचना है। यूजुअली क्या होता है कि घरों में खाना बनता है तो पहले विमेन जेंट्स खाते हैं, बुजुर्ग खाते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है, वो खाए, सब कुछ करे, बट फीमेल को भी उतना ही खाना, उतना ही स्वाद से, उतने ही अच्छे तरीके से खाना है। एक गुड हेल्थ के लिए एक गुड डाइट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला मेरा मैसेज वीमेन के लिए है कि वो अपनी रिस्पेक्ट करे, अपने काम की रिस्पेक्ट करे, चाहे वो कोई भी काम कर रही हो, और दूसरों के लिए है कि प्लीज वीमेन की रिस्पेक्ट करे। जी बिल्कुल। और वुमेन को बेचारी खुद वुमेन ने ही बनाया है। तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये जाता है कि राइट एज टू कंसीव, मतलब कौन सा समय है जिसमें वुमेन कंसीव कर सकती है, प्रेगनेंसी डील कर सकती है? एक्चुअली तो आजकल डील तो बच्चे बहुत समय पहले ही सब कुछ करने लगे हैं, लाइक मोबाइल हुआ, सब कुछ है, बट प्रेगनेंसी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी होती है, लाइक एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रेगनेंसी को इतने आसानी से नहीं लिया जा सकता, बट राइट एज टू कंसीव फॉर 25 to 30 ईयर्स इज मोस्ट कॉमनली, बिकॉज आफ्टर 30 ईयर्स जो प्रेगनेंसी रेट होते हैं ना, डिटोरिएशन होने लगते हैं, लाइक प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, एनोमलीज बेबीज के होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। एनोमलीज बेबी मींस? एनोमलीज बेबीज मींस बच्चे में कुछ गड़बड़ी, डिसेबिलिटी।
या कुछ हाँ। डिसेबिलिटी होती है, हम्म, जो ब्रेन में भी हो सकती है, हार्ट में भी हो सकती है, या उनके फिजिक्स में भी हो सकती है, लाइक उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में भी हो सकती है, हम्म। बॉडी में भी। तो वो होने की प्रोबेबिलिटी 35 ईयर्स के बाद थोड़ी बढ़ जाती है। तो मैम जब एक महिला गर्भवती होती है तो उस महिला को ऐसा क्या सावधानी पर रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए फिजिकली वेल रहने के लिए जिससे एक बच्चा हेल्दी पैदा हो, तो उसके लिए एक महिला को क्या मतलब गर्भवती महिला को क्या परहेज करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एक गर्भवती महिला या फिर एक किसी महिला को कुछ भी करने के लिए खुश रहना चाहिए। हम्म। तो सबसे पहले उन्हें खुश रहना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए और एक स्वस्थ बेबी को बॉर्न करने के लिए प्रेगनेंसी के करीबन 3 महीने पहले से ही उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट शुरू कर देनी चाहिए। ये क्या हेल्प करता है? फॉलिक एसिड एक्चुअली आजकल जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबीज होते हैं, वो इस छोटी सी और बहुत सस्ती सी गोली की वजह से रुक सकते हैं। तो फॉलिक एसिड जब फैमिली प्लानिंग करते हैं हम लोग, या फिर जब कंसीव करने की प्लानिंग देते हैं हम लोग, किसी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, तो उसके 3 महीने पहले से हम लोग ये पिल्स खाने को बोलते हैं। ये एक छोटी सी गोली होती है जिसे रोज एक गोली खानी होती है, और उससे बहुत ज़्यादा रिस्क कम हो जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बेबी के, जिसके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसे हम बाहर आगे चल के जाके डिटेक्ट करते हैं। तो ये हमें प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से ही करनी चाहिए। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन हमें देना चाहिए, और साथ में प्रेगनेंसी होने के बाद के 3 महीने भी इसे खाना चाहिए। और एक हेल्दी वीमेन के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है। उन्हें 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। खाने में वेज नॉन वेज भी बहुत ज़रूरी है, साग सब्जियाँ ज़रूरी है, दाल ज़रूरी है। तो ये सब खाना उनको खाना है। और सबसे ज़रूरी है वर्कआउट। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है, लोग यूजुअली बोलते हैं कि नहीं बेड रिडन रहना है, या फिर आराम करना है, या फिर कोई ऐसा काम नहीं करना है, या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जैसे पेट पे जोर पड़े और बेबी हाँ, को तो हार्म हो। पेट पे जोर पड़ने वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं हम, बट जो नॉर्मल वॉकिंग होता है वो आपको करना है, और वो आप करना है, आपको करना ही चाहिए। और बहुत सारे लोग तो साइकिलिंग को भी एक अच्छी एक्सरसाइज मानते हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी सेफ है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप ये सब एक्सरसाइज कर सकती हैं, जो थोड़ा बहुत वर्कआउट हो, साइकिलिंग हो और वॉकिंग हो। हम्म। और कोई ऐसा पर्टिकुलर खाना खान पान जो एक्चुअली खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल उससे परहेज करना चाहिए? एक्चुअली बहुत लोग कहते हैं ये मत खाओ वो मत खाओ, बट मेरा मानना है कि जो ज़रूरी है और जो आपको लग रहा है कि इसमें प्रोटीन सप्लीमेंटेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, या फिर कुछ भी है, तो वो आप खा सकते हैं। बट कुछ लोग बोलते हैं शायद पपीता और हाँ, मैंने भी या घर में ये सुन रखा है कि अम, पपीता का जूस प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बहुत एक्चुअली पपीते मतलब के मिसकैरेज जूस करवा से देता है। बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उसमें जो बीज होते हैं तो वो थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो शायद उससे प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी हम जो चलता आ रहा है उसको अवॉइड ना करके ना ही खाओ। पपीता एक सही अलग फ्रूट्स रहेगा, है। क्यों आप रिस्क एप्पल लेना। लो, आप वाटरमेलन लो, खीरा लो, ये सब चीज़ लो, चुकंदर लो, ये सब चीज़ आप ले सकते हैं। ओके। तो मैम कौन सा ऐसा केस है, सिचुएशन है महिलाएं में जिससे आप कंटिन्यूअसली डील कर रहे हैं कि हर महिला मतलब ज़्यादा मात्रा में ये शिकायत आ रहा है कि इससे चीज़ से पीड़ित है? आजकल तो महिला से ज़्यादा ये जो यंग लड़कियां हैं, उन लोगों में ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा मानते हैं कि पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़, लाइक पीरियड्स किसी को टाइम पे ना आना, और सिस्ट जब अल्ट्रासाउंड से हम ये देखवाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें सिस्ट का निकलना बहुत कॉमन होता है। ये लड़कियों में भी आ रहा है? जी हाँ, ये एक्चुअली लड़कियों में ही कॉमन है, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसका नाम होता है, पीसीओडी के नाम से ये जाना जाता है। और ये एक बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। लाइक जो नॉर्मल जो टीनेज लड़कियां होती हैं, जो अभी मेंसेस जस्ट स्टार्ट ही हुई हैं, उनकी मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज होने के ये सबसे मोस्ट कॉमन यही एक कारण है। अच्छा, मेरे फैमिली रिलेटिव में मैं देख रही हूँ कि जो औरतें हैं मेनली शादीशुदा, वो इस चीज़ से जूझ रही है और उसका मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन है, सर्जरी है। एक्चुअली ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसका टीनेजर्स मेडिसिन में भी से आ रहा है।
इसका मेडिसिन से कोई हम्म। रिलेशन नहीं है, ऐसा कहना शायद गलत नहीं है। सिस्ट दो तरह की होती हैं, लाइक साइज पे डिपेंड करता है। यदि सिस्ट की साइज आपकी 3 सेंटीमीटर से नीचे है तो इसके लिए हमें चिंता करने की बात नहीं है। सिस्ट बहुत तरह के, सिंपल सिस्ट, डोमिनेंट फॉलिकल्स, लाइक कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, ये सब अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं उसके। तो यदि सिंपल सिस्ट है तो उसके लिए 3 सेंटीमीटर के नीचे की साइज है तो उसके लिए आप वॉरिड ना हो, और सिंपल मेडिसिन भी इसमें काफ़ी कार्यरत होती हैं। और यदि ये साइज 5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा है, या फिर हर बार के फॉलोअप चेकअप में ये साइज इंक्रीज होती जा रही है, तो उसके लिए आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये साइज डे बाय डे इंक्रीज होते जाता है इसका जी हाँ, साइज? इसीलिए जब भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और इसका सिम्टम्स क्या है? मैं बताती हूँ, जब हम्म। भी आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डायग्नोस होती है तो हम्म। उसको फॉलो अप अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है। इसके सिम्टम्स में यूजुअली लड़कियां आती हैं पीरियड्स इरेगुलरिटीज लेके, मोटापा लेके, सुस्तीपन लेके, और थोड़ा बहुत चेहरे पे एक्स्ट्रा हेयर लेके, लाइक चेहरे पे हेयर्स या फिर कहीं बॉडी के किसी पार्ट्स में एक्स्ट्रा हेयर्स का आना थोड़ा बढ़ जाता है। और मैम ये सिस्ट फॉर्मेशन क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे? एक्चुअली एक रीजंस नहीं है सिस्ट फॉर्मेशन के पीछे, मल्टीपल्स हैं। हमारे खान पान में थोड़े से चेंजेज आ गए हैं, खान पान में मिलावट की चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं, कुछ हार्मोनल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं इसमें। और सिस्ट फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गए हैं, लाइक देर तक सोना, सुबह देर तक उठना, और टाइम खान से पान खाना में, नहीं हाँ, खाना। खान पान में मैदे की चीज़ ज़्यादा, मिलावट की सब्जियां, फल ज़्यादा खाना, और हार्मोन्स में थायराइड लेवल का भी इंक्रीज होना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बढ़ाता है पीसीओडी का होना। मैम कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए, मतलब प्रेगनेंसी रोकने के लिए। जैसे कोई चाहते हैं कि उनका स्पेस हो चिल्ड्रन के बीच में, और या वो अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो बच्चा प्रेग्नेंट ना होने के लिए, बच्चा ना रोकने के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो आप पर्सनली सजेस्ट करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो काफ़ी हैं, मेल के अलग, फीमेल के अलग हैं, बट सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज लोग करते हैं पिल्स के बारे में। तो वो खाना आसान होता है, उसको कैरी करना आसान होता है, तो लोग वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं फीमेल के लिए। बट उसकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि उसको आपको डेली लेना होगा, और डेली एक नियमित समय पे लेना होता है। लाइक रोज 10 बजे ले रहे हैं तो रोज 10 बजे ही लेना है, विदाउट एनी गैप। और यदि कोई गैप हो जाता है तो फिर से 2 टैबलेट आपको स्टार्ट लेना होता है। तो इसमें कभी कभार क्या होता है कि जितने भी वीमेन होते हैं, कभी कोई पूजा पाठ हुआ या फिर कभी कोई और प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो मेडिसिन नहीं ले पाते हैं, तो वो मिस हो जाता है, और मिस होने के बाद उन्हें याद नहीं रहता, और प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। पहली बात। दूसरा है मेल कॉन्डम आप यूज कर सकते हैं। और यदि आपको बच्चों के बीच में स्पेस की ज़रूरत है तो सबसे अच्छा मैं प्रेफर करती हूँ कॉपर टी, जो बिहार सरकार भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मायने में प्रमोट कर रही है कि कॉपर टी आप लगवाइए। कॉपर टी इज़ एक्चुअली वेरी सेफ मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। क्या प्रोसेस है इसका? कॉपर टी लगवाने के लिए आपके पास एक लिविंग बेबी होना ज़रूरी है, एक बेबी होना ज़रूरी है, और पीरियड्स के 5th to 7th डेज में ये कॉपर टी आपको किसी भी सरकारी अस्पताल में फ्री में लगाया जा रहा है। आप वहाँ लगवा सकते हैं, मंथली चेकअप करवा सकते हैं, और अपना जो पेरिनियल हाइजीन होता है वो मेंटेन करना है। ये एक बार लग गया तो क्या वो लगा रहता है, जब चाहो तो निकाल नो, सकते हो? इसके अलग अलग ईयर्स के वैलिडिटीज होते हैं, लाइक कोई कॉपर्टी 3 साल के लिए होता है, कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए। बट बिहार सरकार यूजुअली 5 और 10 साल को ही प्रमोट कर रही है। तो 5 इयर्स में आपको हर मंथ या हर 2 महीने पे एक बार चेकअप जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पेरिनियल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, बट एडवांटेजेस मुझे लगता है ज़्यादा हैं। यदि कॉपर टी लगी हुई विमेन कोई आ रही है और वो कह रही हैं कि मुझे इन बिटवीन पीरियड्स काफ़ी स्पॉटिंग होती है या फिर थोड़ी ब्लीडिंग होती है ऑन एंड ऑफ, तो उसको बहुत ज़्यादा मायना नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी आपके शरीर में डाला है तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम टाइम लगता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको थोड़ा समय देना है अपने शरीर को, और थोड़ा एडजस्ट होने होने देना है।
और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है उसको रूल आउट किया जाएगा, देखा जाएगा। हाँ, इसको हटाने का सबसे मोस्ट जो पर्टिकुलर टाइम होता है, यदि आपको अनबियरेबल पेन हो रहा है जो आप सह नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आप कॉपर को रिमूव करवा सकते हैं। तो मैम प्रेगनेंसी रोकने का कॉपर टी एक सबसे बेहतरीन तरीका माना गया है। हो सकता है। तो क्या ये कॉपर टी लगवाने के बाद मोटापा बढ़ता है क्या? ये भी जैसा आपने बोला, यहाँ पे बहुत मिथ्स हैं, तो शायद ये एक मिथ्स में आता है, क्योंकि मोटापा कॉपर टी लगाने की वजह से नहीं आता है। एक माँ बनने के बाद बॉडी में थोड़े चेंजेस आते हैं, थोड़े हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और कॉपर टी एक ऐसा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है जो कि हर दिन एक हार्मोन रिलीज करता है आपके शरीर में, बट वो हार्मोन की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। तो उस हार्मोन से आपके शरीर पे कोई भी खराब इफेक्ट पड़े, ऐसा शायद कहना अच्छी बात नहीं होगी। ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से हार्मोन होता है, और प्रत्येक दिन एक निश्चित अमाउंट में वो रिलीज होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कॉपर टी लगाने से कोई बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं, या फिर इसको नहीं लगाना चाहिए। ये यदि अच्छी चीज नहीं होती तो क्यों हमारे सरकार इतना सरकार इसको प्रमोट करते हैं, पैसा लगा obviously। के प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और मैम मेरा एक डाउट है कि प्रेगनेंसी के बाद तो जिनको पहले वो सावधानी नहीं देखते, कोई भी मेथड यूज नहीं करते, वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं, और प्रेगनेंसी के बाद उनको अब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो पिल्स खा लेते हैं। तो क्या आप इस मेथड को सही मानते हैं? आप पिल्स सजेस्ट करते हैं क्या देखिए, आफ्टर प्रेगनेंसी? पिल्स जो होते हैं वो एमटीपी पिल्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसके बारे में आप बोल रही हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। बट मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर के अंडर में ही होनी चाहिए। जब आपको इन बिटवीन चाइल्ड स्पेसिंग चाहिए, तो या तो आप अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज कीजिए, और यदि आपको पिल्स भी चाहिए तो एक इमरजेंसी पिल्स भी होता है, जिसको आप इंटरकोर्स के 4 दिन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एमटीपी पिल्स जो होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये सिर्फ और सिर्फ जब पता चले कि बच्चा इंट्रा यूटेराइन कैविटी में है, तभी कोई डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो यदि प्रेगनेंसी आपको पीरियड्स मिस हो रहा है और प्रेगनेंसी रह रही है, और यूपीटी के दौरान आपको 2 लाइन वाली पेशाब की जांच में पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसके बाद आपको तुरंत और सडनली पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीक के किसी गायनेकोलॉजिस्ट, किसी डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ मिलिए। उन लोगों का ये कंफर्मेशन, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यूपीटी टेस्ट। पेशाब में 2 लाइन होना एक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आप प्रेग्नेंट है, स्क्रीन आउट है। बट डायग्नोस्टिक टेस्ट अल्ट्रासाउंड ही है। तो अल्ट्रासाउंड के दौरान हमें यूट्रस के अंदर बच्चे की आकृति नजर आएगी, बच्चे का घर बनना नजर आएगा, बच्चे में धड़कन नजर आएगी। दैट मीन्स कि आपका बच्चा यूट्रस में है, सही जगह पे है। तब आपको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन एज, वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है मेडिकल पिल्स। क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यदि आपके यूट्रस में बेबी ना हो, और जैसा कि ओवरी के रास्ते, फैलोपियन ट्यूब के रास्ते ये यूट्रस में जब बेबी जाता है, उस दौरान यदि आप टैबलेट खा लेते हैं, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि प्लीज़ प्लीज़ किसी भी तरह से, यदि आप प्रेग्नेंट हैं, यूपीटी पॉजिटिव है, तो विदाउट किसी डॉक्टर कंसल्टेशंस के मेडिकल टर्मिनेशन मत लीजिए। ये बहुत ही घातक हो सकता है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी मच फैटल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी। तो उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में आके रह जाती है, और उस बीच में हम लोग जब दवाई खाते हैं, या फिर जब कोई लेडी दवाई खाती है, तो वहीं पे वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाता है। तो ट्यूब बहुत छोटे डायमीटर का होता है, और जब वहाँ प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और उसी वक्त हम लोग जब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए दवाई खा लेते हैं, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी फट जाती है, और उससे काफ़ी ब्लीडिंग होती है, और जिसकी वजह से विमेन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी घातक बीमारी का सामना करना पड़ता है।
तो मैम जैसे ट्यूब फट जाता है तो इसका मतलब कि अब वो लेडी प्रेग्नेंट होगी ही नहीं वापस से? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्यूब फटने के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस होती हैं, क्योंकि ट्यूब 2 होती है फीमेल में, और 2 ट्यूब 2 ओवरी होता है। तो एक तरफ का ट्यूब यदि फटता है तो उसका उपाय लैप्रोस्कोपी भी हो सकता है और ओपन सर्जरी भी होती है। इसमें क्या होता है? और लैप्रोस्कोपिक से हम पेट में 2 दूरबीन डालते हैं, 2-3 छेद करके डाल के फिर ट्यूब को देखते हैं, जहाँ से फटा रहेगा उसको हम लोग कॉटराइज़ करते हैं या फिर उसको सील करते हैं कि वहाँ से ब्लीडिंग आनी बंद हो जाए। और दूसरा ओपन सर्जरी होता है लैप्रोटोमी, जिससे हम लोग पेट खोलते हैं और पेट खोलने के बाद जहाँ से ब्लीडिंग आती है उसको हम लोग सिलते हैं, ठीक है, सूचरिंग करते हैं। और यदि ऐसा नहीं है कि एक बार इक्टोपिक हो गया तो दूसरी बार वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। एक बार इक्टोपिक होने के बाद दूसरी बार प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि वो 2 ट्यूब होते हैं। यदि राइट साइड की इक्टोपिक है तो लेफ्ट साइड के ट्यूब से ओवम जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव करेगी यूट्रस में। बट हाँ, एक बहुत बड़ी बात है कि यदि एक बार रिस्क है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का, एक बार इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो सेकंड टाइम भी इंक्रीज रिस्क है इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के, और प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। प्रिकॉशंस में जैसे ही आप कंसीव कर गए, तो जैसा मैंने आपको पहले बोला, डायग्नोस्टिक टेस्ट अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको ये रूल आउट हो जाए कि आपका बच्चा यूट्रस में आ गया है। ओके। और मैम जैसे नॉर्मल बेबी डिलीवरी होता है तो ऐसा क्या सिचुएशन, ऐसा क्या कंडीशन हो जाता है जिसमें सर्जरी लास्ट ऑप्शन होता है? यूजुअली बेबी की डिलीवरी हमारे यहाँ नॉर्मल ही मानी जाती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरीज। बेबीज यूजुअली 80% 75% बेबीज नॉर्मल ही होती है, जो हमारे सरकारी अस्पतालों में होती है, फिर या फिर जो हमारे क्लिनिकों में होती हैं। कि नॉर्मल डिलीवरीज काफ़ी अच्छी मानी जाती है, उसमें बॉडी का काफ़ी कम नुकसान होता है और बहुत जल्दी माँ एक रिकवर हो जाती है, ताकि अपने बच्चे को पूरा ध्यान दे सके और अपने खान-पीन पे भी अच्छे से ध्यान दे पाए। बट किसी-किसी कंडीशंस में जब बच्चा आके मुँह पे फँस जाता है, या फिर बच्चे यदि उल्टा है, या फिर कोई ऐसा पोजीशन जिसमें बच्चा अटक गया है, क्योंकि उसका पेल्विक बोन के एडेक्वेट में नहीं है, बेबी का ये केफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, या फिर बेबी का हेड बड़ा है और मम्मी का बोन वजाइना वहाँ छोटा, छोटा है। बोन छोटा है। ओके। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताती है कि नॉर्मल होना थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, बट फिर भी हम लोग एंड तक कोशिश करते हैं कि नॉर्मल बेबी हो जाए, क्योंकि नॉर्मल बेबी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। माँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग माँ करवा सकती है, बेबी को केयर मदर केयर का हो सकता है माँ को, और माँ भी जैसा मैंने बोला अपने पे ध्यान बहुत कम लेडीज देती हैं, तो वो नॉर्मल डिलीवरीज के बाद जल्दी रिकवर कर सकती हैं, क्योंकि डिलीवरी सिजेरियन या फिर कोई ऑपरेशन के बाद यूजुअली लेडीज अपने पे ध्यान ना दे पाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग में डिले हो जाता है, या फिर मदर केयर ज़्यादा अच्छा नहीं दे पाती है। और ये बेबी उल्टा हो जाने वाला क्या कंडीशन है मतलब? किसी 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 प्रेगनेंसी डिलीवरी के में टाइम में पहले सर बाहर रहता है या पैर नो पहले सीधा बच्चे का मतलब है सर नीचे की बाहर? तरफ अच्छा। रहना चाहिए, बाहर आना चाहिए। बट सर के भी बाहर आने के बहुत सारे पोजीशंस होते हैं। सर चित पे बाहर आ रहा है, पट पे बाहर आ रहा है, किस पोजीशन पे बाहर आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस पोजीशन पे, यदि सर फ्लेक्स्ड पोजीशन पे है तो उसमें डायमीटर काफी कम हो जाता है बेबी के सर का, और डायमीटर कम होने की वजह से कम जगह में बच्चा निकल सकता है। यदि सर एक्सटेंड है, ऐसे है, तो डायमीटर काफी बड़ा हो जाता है और वो निकलने में दिक्कत होती है, तो उसमें सीधा बच्चा होने के बावजूद भी हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, और ये सबसे ज़रूरी है। एंड वन मोर कॉमन थिंग आई वांट टू टेल कि यूजुअली प्रेगनेंसी में पानी की कमी हो जाती है, तो लोग बोलते हैं हमने तो पानी पिया है फिर कम कैसे हो गया। पानी काफ़ी ज़रूरी है। पानी आपको कम से कम 5 to 6 लीटर्स पर डे पीना है, और प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा ही पीना है इसके। और पानी की जब कमी हो जाती है तो बच्चे में मूवमेंट कम हो जाता है, और बच्चा जितने पानी के फोर्स की वजह से नीचे आता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं सिजेरियन की तरफ जाने का, बट पानी नहीं है इसकी वजह से 100% सिजेरियन ही होगा, ऐसा ऐसा। कहना सही नहीं है। और मैम जैसे डिलीवरी के टाइम कोई बच्चा मतलब मरा हुआ पैदा हो या फिर आपके हाथों में ही वो डेथ कर गया हो, मतलब क्या बीतती है आप पे?
काफी दर्दनाक रहता होगा वो समय। एक्चुअली ये जितना माँ के लिए खराब होता है उससे कम तो नहीं, बट उतना ही बुरा एक डॉक्टर को भी लगता है कि एक कोई डॉक्टर होना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। और बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं बच पाए, या फिर किसी कंडीशन बस वो आईसीयू में गए और वहां पे भी खबर आई कि नहीं बच पाए। मेरे साथ एक केस ऐसा हुआ था, बट ऐसा कहना बहुत सिर्फ हमारी ही या फिर किसी और की वजह से डिले, यदि आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं या फिर पूरे 9 महीने आपने एएनसी चेकअप प्रॉपरली नहीं किया। यूजुअली कहा जाता है हर महीने आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना है। यदि आप हर महीने आने में असक्षम है तो आपको कम से कम पूरे 9 महीने में 4 बार डॉक्टर के पास आना है। 3 से 4 अल्ट्रासाउंड करवानी है, जिसमें कि बेबी का ग्रोथ, बेबी के एनोमलीज होने की संभावना घट जाए, बेबी में पानी, बेबी का मूवमेंट, बेबी का सब कुछ पता चलता रहे आपको। और मैं अपने दर्शकों को और आप लोगों को एक बहुत खास एडवाइस देना चाहूंगी कि आजकल लोग समझते हैं कि जब पेन होगा तब जाएंगे। दैट इज नॉट वेरी गुड थिंग। जब आपकी डॉक्टर ने आपको टाइम दे दिया है, और यदि नहीं दिया है तो प्लीज आप उनसे टाइम लीजिए। जिस दिन का उन्होंने टाइम दिया है उससे मैक्सिमम 1 से 2 दिन डिले, या फिर 1 से 2 दिन पहले, या फिर उस टाइम तक आप पहुंचिए। क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि दर्द होगा तभी नॉर्मल डिलीवरीज होगी। दर्द होने से पहले भी हम लोग इंडक्शन करते हैं, इंडक्शन करके दर्द उठाते हैं, उठाने के बाद डिलीवरीज करती हैं। क्योंकि ये बहुत सच माना जाता है कि प्रेगनेंसी में 9 महीने पेट में बच्चा रहता है, तो 9 महीने वो पॉटी नहीं करता। बट एट द टाइम ऑफ टर्म, जब वो बेबी टर्म हो जाता है, होने के कंडीशन में रहता है, जब उसको पेन होता है, तो माँ को पेन होता है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान बेबी पॉटी करता है, और वो पॉटी उसी पानी में घुल जाता है जिसको वो पीता है बच्चा। हाँ। तो 9 महीने प्रेगनेंसी में एक बेबी पॉटी नहीं करता है, लेकिन जब टर्म पे आता है, जब उसको पेन होता है माँ को, तब वो पॉटी करता है। तो हम क्यों उस दिन का इंतजार करें कि जब बच्चा पॉटी करे, या फिर वो पानी पिए, या फिर वो मिकेनियम स्टेन हो, या फिर वो आईसीयू जाए, या फिर कोई गड़बड़ खबर के लिए क्यों इंतजार करें। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि अपने पेशेंट को एक प्रॉपर टाइम दे देना कि आपका उस सप्ताह में ये टाइम है, उस सप्ताह में उस टाइम को लेके आप आइए। इंडक्शन कराना और नॉर्मल बेबी कराने की बहुत ही जद्दोजहद करके, कोशिश करके नॉर्मल बेबी करा देना। तो ये इससे मेरे पेशेंट्स काफी खुश रहते हैं कि टाइम से। और किन्हीं किन्हीं को तो शुरू में यकीन भी नहीं होता था कि मैडम बिना दर्द का कैसे आ सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आपको टाइम देते हैं, उस टाइम पे आते हैं वो लोग। और ऐसा अभी तक तो ये हुआ है कि टाइम देने के अंतराल में ही उनको बेबी हम लोग दे देते हैं, और अच्छा लाइवली बेबी लेके वो घर जाते हैं। तो तो अच्छा ये लगता है। काफी खुशी का होता होगा। एक्चुअली ये काफी खुशी का, ये प्रोफेशन, डॉक्टर तो एक जिम्मेदारी की बहुत बात है ही, खूबसूरत बट प्रोफेशन है। ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एक ऐसी चीज है जो सचमुच काफी खुशी देती है। कभी कभी तो कोई बच्चे बाहर हो जाते हैं, वो मम्मी पापा मिलने आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैम बाहर हो गया था, या फिर मैं मायके चली गई थी, बट आपका ये बेबी है, 9 महीने देखे हैं आपने इसको, तो इसको मिलाने लाई हूँ। तो वो बहुत अच्छा फील देता है। तो मैम, डिलीवरी के दौरान वैक्सीनेशन का क्या रोल है? मतलब एक माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए जरूरी है क्या ये? वैक्सीनेशन मीन्स बिहार गवर्नमेंट या फिर हमारे सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में ये दिया जाता है कि टीटी की 2 डोज बहुत ज़रूरी होती है प्रेग्नेंट वीमेन को। और वो दोनों डोज यूजुअली 16 वीक और उसके 4 सप्ताह बाद 20 या 22 वीक्स के अंतराल पे, मतलब 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे हम लोग दी जाती है। बट मेरा एक राय है और मेरा एक पर्सनल भी है कि टीडी, टेटनस प्लस डिप्थीरिया की डोज भी मैं 7th मंथ में एक बार देती हूँ प्रेगनेंसी में। एंड आफ्टर जस्ट डिलीवरी ऑफ बेबी आपको अर्ली इम्यूनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी इम्यूनाइजेशन बिहार सरकार अभी चला रही हैं, उसकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत अच्छा कोल्ड चेन मेंटेन्ड हो रहा है, तो वो आपको दिलवा लेनी चाहिए। कहीं भी जिसमें जन्म के दौरान, जन्म के 24 घंटे के अंदर 3 वैक्सीन पड़ते हैं, वो बिल्कुल फ्री में सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, वहाँ भी आप दे सकते हैं। या फिर किसी जिसके यहाँ आप दिखाना चाहें वहाँ भी आप दे सकती हैं। तो वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी हेल्थ।
और मैम आजकल देखने को मिल रहा है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैंसर हो जाना बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। क्या इसमें सरवाइव कर पाती है वुमेन या ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो डेथ कर जाएगी? यूजुअली ऐसा होता है कि सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है कि वो स्टेज कौन सा है, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही ज़रूरी नहीं है कैंसर्स के लिए। कैंसर सबसे ओके। मोस्ट कॉमन होता है ब्रेस्ट फीमेल में, एंड ओके। सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है सर्विक्स। सर्विक्स यूट्रस और वेजाइना के अंदर, मतलब हम्म। यूट्रस का अंतिम पोर्शन होता है। एक पार्ट होता है यूट्रस का जहाँ पे कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बहुत सारे वजह हैं, अर्ली एज में शादी होना, या मल्टीपैरस ज़्यादा बच्चों की माँ बनना, या फिर बच्चों में अंतराल का कम होना, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये सब बहुत मैटर करता है। इनके कॉजेज हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि आज पता चले और कल आपकी डेथ हो जाए, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी समय देता है, आपके शरीर में काफ़ी चेंजेस आते हैं उसको बताता है, काफ़ी टाइम देता है आपको इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। आपको इसको सही समय पे स्क्रीन आउट करना है, सही समय पे अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना है, इसकी चेकिंग करानी है और इसके बारे में समझना है। और यदि ये स्टेज फर्स्ट पे है तो ये बहुत आसानी से हट सकता है। इसके लिए बहुत सारे वैक्सीन भी अब आने लगे हैं। तो अभी तो जितने भी वैक्सीन है, गार्डासिल, सर्वारिक्स, ये सब वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए ही दिए जाते हैं। तो ओके। यूजुअली 9 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स इसका मेन एज ग्रुप होता है जिसमें हम सारी लड़कियों को ये वैक्सीन दे सकते हैं। बट 45 ईयर्स ऑफ एज तक भी वैक्सीन लेने चाहिए सर्वाइकल कैंसर के। हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है लोगों को लेने में, बट मेरा मानना है कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम उन 3 एज लड़कियों को देना ज़रूरी है जो बाहर जाती हैं, या बाहर रहती हैं, या फिर बाहर पढ़ाई कर रही हैं, या फिर जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 ईयर्स ऑफ एज टू 45 ईयर्स ऑफ एज ऑफ वीमेन। ओके। और मैम इसका सिम्टम्स और रीज़न क्या है होने का? सर्वाइकल कैंसर रीजन तो मैंने आपको जैसा बता दिया कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अर्ली शादी, या फिर बहुत सारे बच्चों में टाइमिंग स्पेसिंग नहीं होना। और इसको कैसे डायग्नोस किया जाएगा, तो आपको वाइट डिस्चार्ज आते रहेंगे, या फिर वाइट डिस्चार्ज में फॉल्स स्मेल रहेगा, इचिंग जेनेटेलिया रहेगा, विमेन को बहुत अनहेल्दी सा फील होगा, या फिर उसको स्पॉटिंग आते रहेगी, ब्लीडिंग आते रहेगी, वो बहुत फ्रेश फील नहीं अनकंफर्टेबल करेगी, नहीं। अनकंफर्टेबल ही उसको लगेगा। तो ये सब चीज को लेके आएगी। फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस करेंगे। पैप्समियर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो एवरी 35 ईयर्स ऑफ एज के बाद हर औरत को करवाना चाहिए, प्रत्येक साल या फिर हर 2 साल पे या 3 साल पे इसको करवाना चाहिए। इससे ये स्क्रीनिंग होता है कि कोई कैंसर या फिर कोई एक्स्ट्रा इपिथेलियल्स या एक्स्ट्रा कोई मास या फिर हाइपरप्लेसिया तो नहीं हो रहा है। कैंसर सिर्फ सर्विक्स का ही नहीं, एंडोमेट्रियम का भी होता है, गर्भाशय के अंदर के लेयर का। तो ये सब चीज ना हो, इसके लिए काफी सबको अटेंटिव रहना होगा। और जैसा कि मैंने अपने पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि एक औरत को रिस्पेक्ट करनी होगी एक औरत की, तो पहले अपनी प्रॉब्लम को नजरअंदाज ना करके हर चीज के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं किसी से, और राय मशवरा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी तरह का गोला बना है, या फिर कोई फाइब्रॉयड है, या फिर कोई और इरेगुलरिटीज है, तो उसको फॉलो अप करना है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। एंड वन मोर थिंग, आजकल तो बहुत सारे चीज हो गए हैं, जैसे लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, वो आंत के अंदर की या फिर यूट्रस की ऊपरी सतह के पेट में एक दूरबीन डाल के। बट हिस्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज ऑल्सो मोस्ट कॉमनली फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ यूट्रस। उसमें यूट्रस, वजाइना के रास्ता सर्विक्स होते हुए यूट्रस हमें देखना होता है। वो हिस्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी बहुत ज्यादा रोल आउट करता है कि ये अंदर कोई। एग्जामिनेशन बस यूटेरस के लिए ही रहता जी है हाँ, इसका मतलब ही पर्टिकुलरली? होता है ये यूट्रस का एक अलग एग्जामिनेशन है, जिसमें हम रूल आउट करते हैं कि अंदर कुछ तो मांस बढ़ा या फिर टुकड़ा या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है। कभी कभार इंडोमेट्रियल कैंसर में हमें बायोप्सी लेनी होती है, तो हम इसी दूरबीन के माध्यम से अंदर जाते हैं और इंडोमेट्रियम की बायोप्सी निकाल के उसको सैंपल सेंड करते हैं। और अगर मैम किसी को सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है और कैंसर हो रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, अगर हम उसको सर्जरी करके बाहर निकाल ले तो क्या
ठीक नहीं हो सकता डायरेक्ट? एक्चुअली बट हमारे यहाँ एक नियम है कि जब भी आप किसी ऑर्गन को आप बाहर निकाल रहे हैं तो उसको बायोप्सी के लिए जरूर भेजें। यदि आपको लग रहा है 100% ये कैंसर है तो भी भेजें, नहीं लग रहा है कि ये कैंसर नहीं है, इसको सर्जरी करके निकाला गया है, तो भी भेजें। वहां से बायोप्सी रिपोर्ट आती है कि ये कैंसर है, तो उसके लिए हम लोग उसके आगे प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं, क्योंकि जिस ऑर्गन में कैंसर था वो तो निकल गया, बट हो सकता है कि वो उसी दौरान में अपना कहीं पे और ये स्प्रेड हो गया हो जो हम नहीं निकाल पाए। लाइक ओवरी में यदि कैंसर है तो वो यूट्रस को टच कर गया हो, यूट्रस में है तो वो ओवरी को टच कर गया हो, तो जरूरी नहीं है कि हम यूट्रस निकाले तो ओवरी भी निकाले। तो यदि हमें मालूम चलेगा कि ओ ये पार्ट निकला है, इसमें कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो हम फिर कीमोथेरेपी दिलवाएंगे और उससे रूल इसमें आउट। क्या होता है केमोथेरेपी में? केमोथेरेपी में ड्रग्स की कॉम्बिनेशंस रहती हैं और जो कैंसर के लिए काफी ये यूजफुल रहता यूजफुल है, है। कैंसर की थेरेपी होती है ये। तो यदि वो ऑर्गन निकल गया है बट भी अगल बगल कहीं मेटास्टेसिस या फिर कहीं पे कुछ स्प्रेड हुआ हो, उसको रूल आउट करने के लिए हम लोग ये थेरेपी दिलवाते हैं। ओके। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, सारी नॉलेज लेके, बहुत मेरे लिए कुछ नया था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब मैम जैसे कोई भी पर्टिकुलर पर्सनली इंसान आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल पाएगा, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं देते हैं आप, या कुछ सेवा जैसा समाज सेवा जैसा कोई कार्य करते हैं तो उनके बारे में हमको, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। समाज सेवा तो बहुत अच्छी चीज है, बट जी मेरा मानना है एक डॉक्टर खुद ही समाज सेवा करता है। जी। और समाज सेवा के नाम पे यदि कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसके पास पैसे की बहुत कमी है, तो हम लोग कम पैकेज में भी उसका काम कर देते हैं। और मेरे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, बेहोशी के डॉक्टर एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, हिस्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, लैप्रोस्कोपिक, सारी सर्जरी, नॉर्मल कंसल्टेशन, अल्ट्रासाउंड, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मतलब कुछ भी के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे ज़रूरी बात है कि हम लोग अपने सेंटर पे एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं और 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। और कृष्णा देवी क्लिनिक, पावर हाउस रोड, दीपशिखा रोड के पास। ओके। तो दोस्तों बस यही सब के साथ हम करते हैं अपने इस पॉडकास्ट सेशन को खत्म। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जानकारी भरे वीडियो के साथ, पॉडकास्ट सेशन के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहे हमारे साथ श्री राम सेवक के पॉडकास्ट के साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।